हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी। एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है, जिसके अंदर ईवीएस के कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं। आज या फिर कल में 100% ये पूरा सिलेबस मैं आपका कवर कर दूंगी। टॉपिक नंबर 15 रहने वाला है आपका एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। एक सेपरेट टॉपिक मैंने इसको रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और आई थिंक बनेंगे भी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ आपके सामने हो जाता है। जो कंटेंट बात करेंगे वो समझेंगे कि आखिर एसिड रेन होता क्या है, किन गैसेस की वजह से होता है, क्या किन कारणों से बनता है, कॉजेस के बारे में बात करेंगे, इफेक्ट्स क्या हैं इसके और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। बाइलिंगुअल आपके लिए चीज़ें रहने वाली है और जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ है उनको ये सारी पीडीएफ ऐड हो जाएंगी। मेल को प्लीज़ डेली रिफ्रेश किया करें ताकि आपको चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ पर ऐड हो जाएं और आपको मुझे मैसेज करने की ज़रूरत ना पड़े। और जो अभी भी पीडीएफ का एक्सेस लेना चाहते हैं वो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पेड पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। एसिड रेन होता क्या है। देखिए, रेन से आप सभी को पता है, रेन का मतलब होता है बारिश, और बारिश किसकी, एसिड की। एसिड भी आप सभी को पता क्या होता है कि एसिड की यहाँ पर बारिश हो रही है और किस वजह से बारिश हो रही है और इसके क्या क्या यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, हम सभी जो है पढ़ कर के आए हैं पॉल्यूशन को, और एसिड रेन जो है एक वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज है किसका, एयर पॉल्यूशन का। मतलब एक जो आपके जो वायु प्रदूषण है उसके परिणामों में से एक है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम एयर पॉल्यूशन पढ़ते हैं तो हमने देखा था काफ़ी मात्रा में जो हार्मफुल गैसेज है वो एयर पॉल्यूशन की तरह की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, जिसके अंदर हम फोसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे थे, साथ ही व्हीकल यूज़ करने के दौरान भी गैसेज रिलीज हो रही थी। एग्रीकल्चर जब हम कर रहे थे तो हम पराली वगैरह जला रहे थे तो भी हमारी गैसेज यहाँ पर रिलीज हो रही थी। अब ये जितनी भी गैसेज है वो हमारे को डायरेक्टली तो हार्मफुल है ही हमारे लिए, लेकिन जब बारिश आती है तो ये जो गैसेज है इस बारिश के पानी के साथ मिलकर या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे सामने एसिड फॉर्म में आ जाती है, और ये इतनी एसिड फॉर्म में आकर के ये फिर बारिश के फॉर्म में नीचे गिरने लगती है। तो यही आपका क्या होता है, यही आपका एसिड होता है। इसमें कौन कौन सी गैसेज आपकी होती है, इसके अंदर आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये गैसेज है मेनली जो कि आपकी या तो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, ये या तो ऑक्सीडाइज कर जाती है, या फिर ये जब पानी के साथ मिक्स होकर के, वाटर के साथ मिक्स होकर किस फॉर्म में आ जाती है, एसिड फॉर्म में आ जाती है। H2O जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, H2SO4, एंड ये आपका नाइट्रिक एसिड बन जाता है, जो कि एक अच्छे खासे एसिड के रूप में जाना जाता है, जो कि हार्मफुल होता है। ठीक है, और अगर बारिश पड़ रही है तो हर जगह पड़ती है, चाहे फिर वो किसी स्टैचू के ऊपर पड़ रही हो, चाहे फिर वो आपके जंगलों में पड़ रही हो, चाहे फिर आपके वो फसलों पे गिर रही हो, तो वो जहाँ पर भी गिरती है उसको कोरोड कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, ख़राब कर देती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब बढ़ते हैं एक एक पॉइंट्स की तरफ। मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया है कि जब एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। मैंने आपको अभी बताया ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका, ये हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में रिलीज होती हैं। तो ये क्या करती हैं, रिएक्ट करते हैं विद रेन वाटर। बारिश आ रही है तो इन्होंने इसके साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके ये एसिड फॉर्म में आ जाते हैं और केम डाउन यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं बारिश के साथ, और क्या बन जाता है, एसिड रेन ये बन जाता है। नीचे आपको रिएक्शन से भी मैंने आपको अच्छे से बताया है, डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से बताया है, तो टेंशन नहीं लेना अगर आपको समझ में ना आए। वैसे तो आपको आ ही गया होगा कि जब वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है वो वर्षा के पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और उनके साथ अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो वर्ड है एसिड रेन, ये कहाँ से आया था, इसके जो फादर है वो कौन जाने जाते हैं। तो इसके जो फादर है एसिड रेन के वो जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं कि 1852 में इसको इन्वेंट किया गया था, इस वर्ड को, बाय द स्कॉटिश केमिस्ट रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो रॉबर्ट एंगस और स्मिथ है वो फादर ऑफ एसिड रेन के यानी कि जनक इनको माना जाता है। और ये जो बताया गया है ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि भाई ये इनके फादर है, तो इस नाम को ध्यान रख लेना, मे भी आपसे पूछ लें, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, इट इज़ अ ह्यूमन एक्शन दैट कॉजेज मोस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब ये तो ऑब्वियस ये बात है कि अगर चीज़ें एनवायरनमेंट में अगर कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है तो अब हमारी खुद की ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है, हमारी खुद की गति
गतिविधियों की वजह से, मानवीय गतिविधियों की वजह से हुई है। हम जितने भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपका कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, ठीक है, नेचुरल गैस आ जाती है, तो यहाँ से आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपकी रिलीज होती है। जब व्हीकल चलते हैं तो वहाँ से आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है। फिर चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो वहाँ से आपकी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं। तो ये हमारे खुद के ही ह्यूमन कॉज है, जिसकी वजह से हम इन गैसेज को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो बाद में अल्टीमेटली किसके अंदर हमें दे रहा है, हमें जो है एसिड रेन के फॉर्म में हमारे ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद जो पीएच है, अब आपने यहाँ पर पीएच वैल्यू ऑफ रेगुलर रेन वाटर कितना होता है, जो रेगुलर रेन वाटर है वो होता है आपका 5.7, जो कि हल्का कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर देता है। और जब पीएच की बात हो रही है तो हम यहाँ पर ये अपना एक डायग्राम मैंने आपको दिया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपने एक पीएच स्केल होता है जो हम पढ़ करके आए हुए हैं। इस पीएच में ये जो 7 पीएच जिसका होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो एल्कलाइन होता है, वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। 7 से कम जब भी हम जाते हैं तो फिर वो इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर में, ये कम एसिडिक, ये उससे ज़्यादा एसिडिक, ये उससे ज़्यादा एसिडिक, एंड ये हाईली एसिडिक। ठीक है, और जब इधर जाते हैं 7 से ऊपर जाते हैं, 7 से ऊपर जाते हैं, फिर ये बेसिक फॉर्म में आ जाता है, एल्कलाइन फॉर्म में आ जाता है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे इधर इधर जाएंगे आपका जो बेसिक लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे 6-7 से नीचे जाएंगे आपका जो एसिडिक लेवल है यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। अब ये मैंने इसलिए दिया है कि आप इन चीज़ों को पढ़ लें, जो भी आपको यहाँ पर नीचे लिख करके दिया है। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, किसका कब दिमाग खराब हो जाए, कुछ नहीं पता। तो जो एसिड रेन है उसका पीएच कितना होता है, 4.3 होता है, ये ध्यान रखना। 4.2 आ जाए तो भी मार्क कर देना, 4.4 आ जाए तो मार्क कर देना, 4.3 आ जाए तो मार्क कर देना। ठीक है, तो एसिड रेन जो है 4.3 के अराउंड मार्क करना है। और क्लीन जो रेन होती है उसका जो पीएच होता है वो 5.6 होता है, और डिस्टिल्ड वाटर हमेशा पीएच 7 का होता है, ब्लड का है 7.4। ये चीज़ें एक बारी ना अपने दिमाग से बस जो है थोरोली इसको देख लेना। ठीक है, सोडा का इतना होता है, लेमन जूस आपका एसिडिक नेचर का होता है, pH 2 होता है, बस इसको आप अच्छे से देख लेना। बारिश का देख लेना, नॉर्मल वाटर का, नॉर्मल रेन का, और जो एसिड रेन है उसका ज़रूर एक बार देख लेना pH कितना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेना। उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट एक ब्रीफली चीज़ों को फिर से देख लेते हैं कि आपकी जो फॉर्मेशन है अम्लीय वर्षा की वो आखिर कैसे होती है। तो एसिड रेन रिजल्ट होता है जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NOx, ये आपका क्या करता है, एमिट करता है इनटू द एटमॉस्फेयर। ये निकला, जैसे जैसे आपने फ्यूल यूज़ किया, आपने व्हीकल चलाए, कुछ भी किया, आपने जो है अपनी खुद की ह्यूमन एक्टिविटीज से इनको प्रोड्यूस किया है, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ये एमिट हुए एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड और एयर करंट, और या हवा की वजह से या फिर कैसे भी ये क्या हो गए, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो गए, क्योंकि भाई इंडस्ट्री वगैरह जो है इन चीज़ को जनरेट करती है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में ज़्यादा ही चीज़ें रिलीज होती है, तो वहाँ से हवा के थ्रू ये कहीं भी इधर उधर जा सकती हैं। अब ये जो गैसेज है ऑल ओवर हर जगह पहुंच गई हैं, तो क्या हुआ कि जो आपका SO2 और NOx है रिएक्ट करता है पानी के साथ, या तो ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करके ये एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देगा, जो कि एक डेंजरस एसिड होते हैं। और उसके बाद ये पानी के साथ मिक्स करके और अदर मटेरियल के साथ मिक्स करके क्या होते हैं, जमीन के ऊपर गिरते हैं बारिश के फॉर्म में। तो ये है आपका फॉर्मेशन, जिसको आपने ध्यान में रखना है। अम्लीय वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में एमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है, एंड देन हवा और वायु धाराएं इनको इधर उधर ले जाती हैं। उसके बाद ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, पानी के साथ कर दिया, जैसे गैसियस फॉर्म में पानी मौजूद होता है, ऑक्सीजन के साथ या फिर अदर केमिकल्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं, और फिर जमीन पर गिरने से पहले पानी या अन्य सामग्री के साथ ये क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। तो ये आपका फॉर्मेशन है, ये आपने इसको ध्यान में रखना है। नीचे एक डायग्राम है प्यारा सा, जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें विजिबल है, नहीं भी है तो मैं बता देती हूँ कि ये आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, ये सभी फैक्ट्रीज़ वगैरह, यहाँ से आपकी गैसेज रिलीज हो रही है, हार्मफुल गैसेज। ये वोल्केनिक हो रहा है भाई, जो ज्वालामुखी है, क्योंकि नेचुरल भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटी से, नेचुरल भी चीज़ें होती हैं, और वो हम पीछे पढ़ करके आएंगे। ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी का विस्फोटन हो रहा है। तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकली, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली। निकलने के बाद ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में गई, जहाँ पर आपका पानी जो है गैसेस फॉर्म में मौजूद है, वहाँ पर रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज किया इन्होंने, और उसके बाद ये क्या कर गए, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बन गया, H2SO4, नाइट्रिक एसिड बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया, और ये सभी एसिड उसके बाद कहाँ गिरे, हमारे जो जमीन है हमारे ऊपर, पेड़ों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, यहाँ पर ये आकर के बारिश के साथ मिलकर हमारे ऊपर आकर के गिर गए। और गिरने के बाद क्या हुआ, गिरने के बाद ये हुआ कि जैसे ये स्टैचू है यहाँ पर, और ये स्टैचू आपको इधर ब्रॉड करके दिखाया गया है कि इसमें जंग लग जाता है। ये एक्वेटिक एनिमल है जो इधर दिखाए गए हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो है मर जाते हैं अगर किसी बारिश को, ये जो एसिड रेन अगर वो कहीं अदर जो आपका तालाब वगैरह जिसके अंदर ये रहते हैं वहाँ पर ये एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं। जितने पेड़ है वो यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। देखिए ये जो ब्रिज था इस पे जंग लग गया है, और ये जो आपका फॉरेस्ट वगैरह था ये जल गए हैं। तो ये कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो डायग्राम के माध्यम से आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे चलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ऑक्सीडेशन करता है। पहले मैंने बताया था ना कि या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, या तो ऑक्सीडेशन करेगा, या पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद ये रिएक्ट करता है पानी के साथ, और उसके बाद क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है, जो कि अपने आप में एक डेंजरस एसिड होते हैं। ठीक है, तो आपको एक रिएक्शन मैंने करके नीचे बताई हुई है, ये रिएक्शन ध्यान में रख लेना, मे भी पूछ ले, है ना, कुछ नहीं पता। तो मैंने तो पूरी कोशिश करी है, मैं कुछ भी चीज़ें छोड़ू ना, आपके ऊपर डिपेंड है ये। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ तो बनाता है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और यहाँ पर 4NO2 + O2 + 2H2, ये तो ये आपका नाइट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, इनको ध्यान में रख करके चले जाना, पता नहीं पूछ ले। उसके बाद एसिड के जो फॉर्मेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एसिड डिपोजिशन भी वही होता है जो कि एसिड रेन ही है। ठीक है, तो एसिड का जो फॉर्मेशन है, एसिड का डिपोजिशन बोलो, इसका जमाव बोल लो, ये दो तरीके से होता है। एक होता है वेट डिपोजिशन और एक होता है ड्राई डिपोजिशन। वेट का मतलब होता है गीला, यानी कि जो हम ऊपर अभी तक जो रामायण गा करके आ रहे हैं, जो ऊपर हम अभी तक बोल रहे हैं कि जो गैसेज है वो पानी के साथ मिक्स होकर के नीचे आ रही है, वो आपका वेट डिपोजिशन है। और ड्राई डिपोजिशन उसको बोलते हैं जब वहाँ पर नमी ना हो, पानी ना हो, और वो ऐसे ही सरफेस के ऊपर डिपोजिट कर जाए, कौन सी, वो जो गैसेज है वो, तो वो आपका ड्राई डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। वेट डिपोजिशन के अंदर इज व्हाट वी मोस्ट कॉमनली थिंक ऑफ एज एसिड रेन। जो भी हम सोचते हैं एसिड रेन के बारे में कि ये जो आपकी गैसेज होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका रिएक्ट करता है पानी के साथ एंड देन नीचे बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है, तो वो ये आपका वेट डिपोजिशन होता है कि पानी के साथ मिक्स होकर के सारी चीज़ें नीचे आ रही है, तो वो आपका वेट डिपोजिशन ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ड्राई डिपोजिशन क्या होता है, सूखा। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, जहाँ पर नमी नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है। तो एसिडिक जो पार्टिकल होते हैं और जो गैसेज होते हैं वो डिपॉजिट कर जाते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। मतलब मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी नमी नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए इसको ड्राई बोला जाता है। तो ड्राई डिपोजिशन इसी को ही बोलते हैं कि जो एसिडिक पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेज होते हैं, वो डिपॉजिट कर जाते हैं सरफेस के ऊपर, जैसे किसी वाटर बॉडीज़ के ऊपर आकर के गिर गए, वेजिटेशन के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर, और क्विकली जो है रिएक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट की वजह से। यहाँ पर ये चीज़ जो है रिएक्ट कर जाती है और ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो वेट डिपोजिशन होता है उसके अंदर जो नॉर्मल होता है वो, जो कि बारिश के पानी के साथ नीचे गिरता है वो, और ड्राई डिपोजिशन के अंदर ये एब्सेंस ऑफ वाटर में जो है सारी चीज़ें होती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद इफेक्ट्स देखेंगे। इफेक्ट्स क्या है, अब अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके इफेक्ट तो होंगे ही। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं, डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये हार्मफुल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। अगर इनके ऊपर गिरता है अपनी हमारी फसलों के ऊपर, हमारे प्लांट्स के ऊपर, तो उसको वो जला देते हैं, ख़राब कर देते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो यहाँ पर डेड कर जाते हैं। इट वॉशेज अवे ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और अगर जो मिट्टी है, जो भी हमारी फर्टाइल मिट्टी है, उसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जितना भी पोषक तत्व है, उसको ये खराब कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं। विच आर रिक्वायर्ड, जो कि ऑब्वियसली जो न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी के अंदर वो रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, जो कि अगर वो रहेगा ही नहीं तो फिर प्लांट सर्वाइव ही कैसे कर पाएंगे। तो एसिड रेन जो है एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है, और जो सोइल की जो कंपोजिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर बने हुए हैं, जिस टेक्सचर की सोइल होती है, उसको यहाँ पर खराब करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि जो अम्ल वर्षा कृषि, पौधों और जानवरों के लिए बहुत हानिकारक होता है। यह पौधों के विकास और जीवित रहने के लिए आवश्यक जितने
भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी पोषक तत्व है उसको वॉश अवे कर देता है, उसको धो देता है, उसको बहा देता है, खराब कर देता है, और इसलिए ये कृषि को प्रभावित करता है और मिट्टी की संरचना को भी बदल देता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि इन पेड़ों की क्या हालत हो गई है, ये एसिड रेन की वजह से हुआ है। ठीक है, सारे पेड़ ऐसे मरमरा से गए हैं ना, तो ये एसिड रेन की वजह से ही हुआ है। तो ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इशू इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी कि जो आपके जो मैंने बोला ना ड्राई डिपोजिशन वाली चीज़ है भाई, जो गैसेज निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो गैसेज होती है वो इनहेल अगर कर लेते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी इशू की भी बात करी गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि ह्यूमन बींग्स या फिर जानवरों के साथ भी देखने को मिलता है। एसिड रेन जब फॉल डाउन करते हैं, नीचे गिरती है, एंड फ्लोज इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स, जैसे ये तालाब में या फिर नदियों में अगर ये आता है एसिड रेन, तो वहाँ की जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब क्या था, पारिस्थितिक तंत्र, वो प्लेस जहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल्स वगैरह रह रहे थे, तो जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु उन सभी को अफेक्ट करता है, इवन वो यहाँ पर डेथ कर जाती है उनकी। तो जो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो पानी के जो केमिकल कंपोजिशन है उसको चेंज कर देता है टू अ फॉर्म विच इज़ एक्चुअली हार्मफुल टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो पानी का जो कंपोजिशन होता है उसको बदल देता है, जिसकी वजह से ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स कह लो, वो जो कुछ भी है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और इसी को ही आपका वाटर पॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई है जो कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया था। उसके बाद एसिड रेन ऑल्सो कॉज द कोरोजन ऑफ वाटर पाइप्स। आपने देखा होगा कि जो भी स्टैचू वगैरह होते हैं उनका कलर चेंज पड़ जाता है, वो चेंज इसी की वजह से पड़ जाता है कि आपका जो भी वहाँ पर कोरोजन देखने को मिलता है, आपको जंग वगैरह देखने को मिलती है, जैसे वाटर पाइप है वो उस पर जंग लग जाता है, विच फर्दर रिजल्ट इन द लीचिंग ऑफ हैवी मेटल सच एज आयरन। लीचिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका मिट्टी के अंदर या फिर कह लो किसी भी मेटल के अंदर कुछ भी अगर वो पड़ा है ना, कोई भी हार्मफुल अगर केमिकल है तो वो मिक्स कर जाता है पानी के साथ। ठीक है, तो हैवी मेटल सच एज आयरन है, सब सारी चीज़ें, लेड, कॉपर, ये सारी किसके अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर चला जाता है। तो ये आपका एक साइड इफेक्ट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। डैमेज कर देता है बिल्डिंग को, या फिर जितने भी मोन्यूमेंट्स होते हैं जो स्टोन या फिर पत्थर के या फिर मेटल के बने हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर डैमेज कर देता है, जो कि आप डायग्राम से नीचे समझ जाएंगे। ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसकी जो ये सारा टेक्सचर है वो पूरा ही, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वो इसको क्या करता है, पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, पूरे स्टैचू यह पूरा ख़राब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी है, वास्तविक जीवन के उदाहरण भी है, जैसे ताजमहल आपने देखा होगा, दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक है, और ये जो है अफेक्ट हो चुका है एसिड रेन के ही वजह से। इसका जो मार्बल है वो कहीं ना कहीं आपका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, मार्बल उसको बोलते ही कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि रिएक्ट करता है एसिड के साथ, एंड देन वहाँ पे उसका जो भी चेंजमेंट है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। आगरा के अंदर है, ये सभी को पता है, वहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको रिलीज़ करती है, और जितनी मात्रा में ये चीज़ें होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ताजमहल है जो काफ़ी पॉपुलर है हमारे लिए, वो यहाँ पर कोरोड होता जा रहा है, यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही फीकी पड़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो आगरा के साइड है इंडस्ट्री वगैरह जाता है, और वहाँ पर कोल का इस्तेमाल, जो लो क्वालिटी का जो कोयला है उसका इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का कोयला करते हैं तो वहाँ पर फिर जो हार्मफुल गैसेज है वो इतनी नहीं निकलती, लेकिन जब लो क्वालिटी का कोयला यूज़ करते हैं अपने फायरवुड या फिर डोमेस्टिक फ्यूल के लिए, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी करते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है भाई, मार्बल से बना हुआ है हमारा जो ताजमहल, मार्बल से बना हुआ है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ CaCO3 + H2SO4, तो फिर कैल्शियम सल्फेट बनता है, और फिर ये जो है काफ़ी डेंजरस होता है, जिसकी वजह से जो ताजमहल है उसकी दशा यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले का और आफ्टर का, बिफोर एंड आफ्टर आप यहाँ पर देख सकते हो कितना चेंजमेंट यहाँ पे इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो पहले तो कितना वाइट वाइट था और अभी कितना येलो येलो सा हो गया है, तो ये आप देख सकते हो, इसका ही परिणाम है ये। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज, ये जो कैल्शियम सल्फेट बना है जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 + H2SO4 बना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ जो कैल्शियम सल्फेट बना है ये आपका रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये जो खूबसूरत मोनूमेंट्स है, खूबसूरत ये जो स्मारक है, इसके कोरोजन के लिए, इसके शरण के लिए, ये सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है कैल्शियम सल्फेट ही। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना भाई, पूछ ले को बताओ किसके वजह से ये सारी चीज़ें, तो कैल्शियम सल्फेट, ये रिएक्शन आनी चाहिए है, ये रिएक्शन याद कर लो सब आ जाएगा। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको पता है,
स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखी भी होगी या फिर नहीं देखी है तो भी आपको इस बारे में आप अवगत होंगे, विच इज़ मेड ऑफ कॉपर। ये कॉपर की बनी हुई है, ठीक है, एक मेटल है ये। एंड ऑल्सो बीन्स डिबेस्ड बाय द कुमुलेटिव एक्शन ऑफ, और ये भी इसका ना कलर चेंज हो गया, ये ना ग्रीन कलर की हो गई है कुछ, वो इसी वजह से हुई है कि ये जो एसिड रेन इसके ऊपर पड़ी, रिएक्शन हुआ एंड देन ऑक्सीडेशन हो रहा है फॉर ओवर 30 ईयर्स से, और यहाँ पर इसका कलर कैसे हो गया, इसका कलर यहाँ पर हरे रंग का हो गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी है। उसके बाद प्रिवेंशन देख लीजिए भाई, हम कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो रोकथाम हम अपने आप ही कर लेंगे अगर हम किसका जो यूज़ है वो कम कर दे। अगर हम फोसल फ्यूल का इस्तेमाल कम कर दे तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ नहीं होगी। व्हीकल को कम चलाना यूज़ कर दें तो फिर आपके जो भी नाइट्रस ऑक्साइड है वो यहाँ पर रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर हम सारी चीज़ों में सावधानी बरतेंगे तो जितना कम हम इन गैसेज को रिलीज़ करेंगे उतना ही हमारे एसिड रेन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यही है इसका prevention. The only prevention we can take against acid rain is having a check at the emission of oxides of nitrogen. यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा, हम चेक कर लें कि भाई हम कितना एमिशन कर रहे हैं। हम इस चीज़ को अगर यहीं पर रोक दें, अगर हम कम से कम इसका एमिशन करें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का या फिर सल्फर का, तो हमारी जो अम्लीय वर्षा है वो अपने आप ही यहाँ पर नियंत्रण में आ जाएगी। तो पहला प्रिवेंशन ये है। ये हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, मोन्यूमेंट्स के लिए, ये हम पहले ऊपर पढ़ करके आए हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, जो कि आजकल कोई होना नहीं चाहता है, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमें अवेयर रहना चाहिए। ये जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स है वो इनके क्या कॉजेज़ है, और जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है जो हमें नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड यहाँ पर देती हैं, हमें इन चीज़ के प्रति अवेयर होना चाहिए। और एक जिम्मेदार नागरिक के प्रति हमें होने के नाते हमें अपने सारी चीज़ों से यहाँ पे अवेयर होना चाहिए, ताकि हम भी चीज़ों को यहाँ पर कम करते हुए चलें, है ना। हम घरेलू पर्पज़ पे, जितने भी डोमेस्टिक पर्पज़ पे हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर हम कम कर दें, हम उसको डिक्रीज़ कर दें, तो हमारा जो ये जो कंपाउंड है आपके सल्फर के और नाइट्रोजन के, जो गैसेज है ये रिलीज़ होना बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और अगर कम होगी तो आपके एसिड रेन के जो चांसेस है वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद, इज एसिड रेन हार्मफुल टू ह्यूमंस। अब ये एक सोचने वाली बात है कि क्या एसिड रेन है वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। तो इसका आंसर ये है कि नहीं। हमारी जो स्किन है उसके ऊपर इसका इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जो अदर चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई उसके ऊपर फर्क पड़ता है। एसिड रेन इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस। द स्किन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टामिनेटेड वाटर और स्नो डज नॉट पोज ए हेल्थ रिस्क, ठीक है। तो इतना ह्यूमन के जो स्किन है उनके लिए इतना हार्मफुल नहीं है। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि जो गैसेस यहाँ पर रिलीज हो रही है, जैसे आप नाइट्रोजन ऑक्साइड लगा लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 लगा लीजिए, ये सारी जो गैसेस होती है वो अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहाँ पर इफेक्ट होगा, और हमें जो है श्वसन संबंधी बीमारियाँ यहाँ पर हो सकती है। तो ये चीज़ हमें बताई गई है कि हमारी स्किन के लिए डायरेक्टली ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर ये गैसेज ऐसे रिलीज होती रही फिर हमारे लिए चीज़ें जो है इंटरनली हमारे लिए ये हार्मफुल है, ठीक है। हिंदी में भी है यहाँ पर कि अम्लीय वर्षा स्वयं मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है, अर्थात दूषित पानी जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है या बर्फ से त्वचा का संपर्क जो है वो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा नहीं करता है, लेकिन ये जो गैसेज यहाँ पर रिलीज हो रही है ये हमारे लिए हानिकारक है। इन गैसेज में सल्फेट और नाइट्रेट के कण होते हैं जो हवा द्वारा ले जाए जाते हैं और लोगों को यहाँ पर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। आज की इस वीडियो में हमने एसिड रेन को पढ़ा है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, समझ में आया है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है, आपको लगा आपकी हेल्प हुई है, तो लाइक बनता है, लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है टीचिंग कॉल्स को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।